नमस्कार। क्लास 12th इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन और इसका आज हमारा पैराग्राफ है आई हियर्ड। यहाँ से पढ़ेंगे हम। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ। मैंने एम हेमल को ये कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंड्स। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना, मुझसे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुझे आज डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यानी कि नन्हे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही बुरा महसूस हो रहा होगा। बैड फील बैड इनफ मतलब होता है अवश्य ही तुझे बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, बाहा अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। आई विल लर्न इट टुमारो का मतलब होता है मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलासेस, हाय अलासस के लोगों के साथ ये बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह यहाँ की जनता सीखने को कल के लिए टाल देती है। यानी कि अल्सास के लोगों के लिए ये समस्या है कि यहाँ के लोग जो है वो सीखने की जो विषय वस्तु है उनको अगले दिन के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, अब बाहर के लोगों के पास आपसे यह कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे हैं। हाउ इज इट, ऐसा कैसे हैं। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट टू योर ओवन लैंग्वेज, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द रस्ट, किंतु नन्हे फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो। यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, इसमें बताते हैं कि किंतु नन्हे फ्रेंड्स तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्व्स विथ, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनक्सियस, यहाँ पे एक वर्ड्स हैं, एनक्सियस का मतलब उत्सुकता, ठीक है ना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स, वे तुम्हें किसी फार्म या आराम मशीन पर काम लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम एल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यहाँ पे वर्ड्स हैं ब्लेम, ब्लेम का मतलब है दोष लगाना। तो इसमें बताता है कि मैं भी दोषी रहा हूँ,
आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। इसमें जो एम हैमल हैं वो नन्हे फ्रेंड्स को ये सब बता रहे हैं। नेक्स्ट है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful नेक्स्ट एपिसोड में क्या बताता है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी कि फ्रांस भाषा को सबसे मुख्य जो लैंग्वेज माना गया है संसार के अंदर। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जो एम हैमल है ये फ्रांस भाषा के बारे में कुछ बताते हैं कि जो फ्रांस की लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर लैंग्वेज मानी गई है, सबसे अच्छी लैंग्वेज को माना गया है फ्रेंच भाषा को, ठीक है ना। नेक्स्ट, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had a key to their prison, ठीक है ना। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, इसका अंदर बताता है कि ये जो फ्रांस की लैंग्वेज है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, ठीक है ना। द क्लियरेस्ट यानी कि सबसे क्लियर है, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तर्क संगत भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये है कि इसको हम अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम इसको जो है वो कभी भूलना भी नहीं चाहते हैं फ्रांस लैंग्वेज को। बिकॉज वेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, ठीक है ना, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो वो जो गुलामी की बेड़ियां हैं उसको जकड़ नहीं सकती। यानी कि जिस देश की लैंग्वेज है, भाषा है, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत है तो वो देश है वो गुलाम जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यही बात इसमें बता रहे हैं कि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास में है। यानी कि जिस देश की लैंग्वेज उत्कृष्ट है और भाषा को वो लोग अपना सबसे प्रिय हथियार मानते हैं और वो जो लैंग्वेज है उसको अपनी की मानते, चाबी मानते हैं, तो वो देश जो है वो कभी गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो ही उस देश पर अपनी जो कैचअप की क्षमता है पकड़ बना के रखती है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने व्याकरण की एक बुक्स खोली और हमारा पाठ हमको पढ़कर सुनाया। जो एम हैमल हैं उन्होंने अपनी जो ग्रामर की बुक्स हैं उसको ओपन किया और उनमें से हमारा जो लेसन था वो हमको पढ़कर उन्होंने सुनाया, बताया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं ये देखकर चकित था कि मुझे यह पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था, ठीक है ना। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब है मैं आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आज मुझे जो लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। और आज जो मेरा लेसन है वो मुझे बहुत सरल लग रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, ठीक है ना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने हर चीज़ को इतनी अधिक धैर्यपूर्वक कभी स्पष्ट नहीं किया था। यहाँ पर एक वर्ड्स हैं पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्यपूर्वक, ठीक है ना। यानी कि मैंने भी कभी इतना इजी रूप में विषय वस्तु को नहीं समझा और एम हेमल ने भी हमको इतना धैर्यपूर्वक कभी स्पष्ट नहीं समझाया या पढ़ाया, ठीक है ना, जो आज पढ़ा रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. लगभग ऐसा लग रहा था कि बेचारा अध्यापक जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सब को हमें दे देना चाहता था और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारी खोपड़ी में डाल देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक। आज हमें ऐसा आभास हो रहा था कि हमारा अध्यापक जो एम हेमल है वो एक ही बार में पूरी की पूरी विषय वस्तु को हमारे मस्तिष्क में उड़ेलना चाहता है, क्योंकि आज वो बहुत अच्छे मिजाज में हमको पढ़ा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, आफ्टर द ग्रामर यानी कि व्याकरण को पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग यानी कि ग्रामर को पढ़ाया और उसके बाद में लेखन का पाठ हुआ, यानी कि लिखने का जो पाठ था वो कंप्लीट हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, ठीक है ना। एम हेमल के पास में हमारे लिए नई जो कॉपियाँ भी थी। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और उनके ऊपर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास। यानी कि एम हेमल के पास में जो बुक्स थी उनके ऊपर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग everywhere in the schoolroom hung from the road at the top of our desk. हाँ, हमारी मेज़ों पर रखी हुई यानी कि हमारी जो टेबल्स है उसके ऊपर रखी हुई वो जो कॉपियाँ मानो ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो, जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हो। वो जो कॉपियाँ है वो टेबल पर रखी हुई थी, इस प्रकार लग रही थी मानो झंडे लगा रखे हो और झंडे है वो लहरा रहे हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। काश आप देखते, ये देखने लायक था कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए हैं और सब कुछ कितना शांत था, ठीक है ना। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल शांत। ये जो क्वाइट वर्ड है इसका मतलब होता है शांत। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो पेन की आवाज़ आ रही थी जो पेपर पे चल रही थी। एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। जो पेन वो जो है वो कागज पर रगड़ रही थी, पेन उसके ऊपर चल रही थी कागज पर, बस उन्हीं के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। बाकी आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था। ये वर्ड है स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब है रगड़ना। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द littlest ones who worked right on tracing their fish hooks.
एक बार कुछ भृंग कीड़े उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों के चित्र की छाप बनाने में मशगूल थे। ठीक है ना। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ जो कीड़े हैं वो रूम के अंदर आते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन एक भी बच्चा इधर उधर उनके ऊपर ध्यान उन्होंने दिया ही नहीं। जो भृंग जो कीड़े हैं वो उड़कर आए, लेकिन किसी भी बच्चे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटल्स वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, यानी कि जो बच्चे मछली को पकड़ने में भी इतने मशगूल रहा करते थे, उन्होंने भी उन तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। यानी कि छोटे बच्चों ने भी मछली पकड़ने के जो कांटों के चित्र की छाप बनाने में मशगूल थे, उन्होंने भी इस प्रकार की बातों में ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing the fish hooks as if that was friends too, मानो वह कांटों का चित्र बनाने का काम भी फ्रांसीसी भाषा थी। ठीक है ना। ऑन द रूफ द pigeons quaid very low, and I thought to myself, will they make them sing a German, even the pigeons? छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा, कबूतरों को भी। ठीक है ना। विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन एवन द पिजन्स। ठीक है ना। यानी कि मैंने जो कबूतर थे उनको भी गुटरगू कर रहे थे वो मैंने सुना, और मैंने मन ही मन ऐसा विचार किया कि क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा, कबूतरों को भी। ठीक है ना। तो बस आज का जो पैराग्राफ है इतना ही। इसका जो हिंदी अनुवाद ध्यान से समझे। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।